नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 2 मार्च 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, जैसा कि कल से आप लोगों ने देखा होगा कि पीडीएफ का लिंक वीडियो के साथ ही भेजा जा रहा है, जो कि आप उसे प्रिंट आउट भी निकालेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस तरह से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर सकेंगे। जब परीक्षाएं निकट होंगी तो वह प्रिंट आउट से आप रिवीजन कर सकेंगे। तो अब आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। पहला टॉपिक है रूस से बाहर निकलने वाली बड़ी बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियां। तो दोस्तों, जैसा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में कई विदेशी कंपनियां रूस से बाहर जा रही हैं। तो इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके साथ साथ अन्य देशों पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और अपने भारत के संदर्भ में भी इसमें हम बात करेंगे। दूसरा है, बस्तर में न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी है। इसका मतलब क्या हुआ? इस लेख में छत्तीसगढ़ के बस्तर के संघर्षग्रस्त क्षेत्र के लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों और न्याय और त्वरित परीक्षण के लिए उनके लंबे इंतजार के बारे में दिया गया है। तो इसमें हम बात करेंगे कि न्यायिक प्रक्रिया क्यों धीमी रही और क्या समस्याएं आई, उनके मानवाधिकारों का किस प्रकार हनन हुआ, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक है आईपीसीसी रिपोर्ट की चेतावनी। तो इस चेतावनी को ध्यान में रखते हुए भारत को और इसके लिए अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि ढेर सारी घोषणाएं भारत ने की है, लेकिन उतना काफी नहीं है। और चौथा टॉपिक होगा मणिपुर में कुकी विद्रोह का इतिहास। तो कुकी विद्रोह क्यों चर्चा में आया, तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे कि ये कुकी विद्रोह का इतिहास क्या रहा है, क्यों यह विद्रोह का रूप लिया और यह मणिपुर में कितने प्रतिशत हैं, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसमें उत्तर संरचना के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, यानी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं रूस को छोड़कर क्यों जा रही हैं। तो शेल और ब्रिटिश पेट्रोलियम जैसी बड़ी ऊर्जा कंपनियां रूस के साथ संयुक्त उद्यम क्यों छोड़ रही हैं, इन कदमों का बड़ी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इसके साथ साथ हमें भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसमें चर्चा करनी है। यहां पर आप देख सकते हैं इस चित्र में कि विच यूरोपियन कंट्रीज डिपेंड ऑन रशियन गैस। तो आप देख सकते हैं इतने सारे देश रूस की गैस पर निर्भर हैं। तो ऐसे में क्या यह कंपनियां जो बाहर जा रही हैं या यूरोपियन देश जो रूस पर रोक लगा रहे हैं, तो क्या यह रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाता है? क्या इसके साथ साथ यूरोपीय देशों को भी तो नुकसान होगा? तो इन सब बातों की चर्चा करते हैं। तो ब्रिटिश ऊर्जा प्रमुख शेल ने सोमवार को ही वह रूस से बाहर हुआ और इससे पहले ब्रिटिश पेट्रोलियम रविवार को ही रोसनेफ्ट के साथ अपने संयुक्त उद्यम को समाप्त कर लिया। और इस तरह से कतार में और भी कई कंपनियां हैं जो रूस से बाहर निकल रही हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि रूस ने जो यूक्रेन पर आक्रमण किया है, तो सैनिकों की जो भेजने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले ने अमेरिका और यूरोप को देश पर विभिन्न आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया है। तब ऐसे में तो यह बड़ी कंपनियां रूस को क्यों छोड़ रही हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? यही है। और इसके साथ साथ अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को आर्थिक तौर पर दंडित करने के लिए कई उपाय कर रहे हैं, जिसमें इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट। तो यहां पर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि स्विफ्ट क्या है। तो स्विफ्ट मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, यानी दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम का व्हाट्सएप कहा जाता है। इसे अभी दुनिया भर में 11,000 से ज़्यादा फाइनेंशियल संस्थाएं व कंपनी इस्तेमाल कर रही हैं। इसे इंटरनेशनल पेमेंट के लिए आज के समय में 200 से ज़्यादा देश द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका इस्तेमाल करने वालों में जैसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ चाइना समेत दुनिया भर के लगभग सभी सेंट्रल बैंक शामिल हैं। तो इस बात से इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। अगर रूस को इससे बाहर कर दिया जाता है तो अन्य देशों को भी समस्या होगी। रूस का जो रूबल है वह मुद्रा में भी समस्याएं आएंगी, जिससे लोग व्यापार करने से इससे दूरी बनाएंगे। तो इसे अब तक के प्रतिबंधों में सबसे प्रभावी माना जा रहा है। और प्रतिबंध होता क्या है, थोड़ा सा यहाँ प्रतिबंध भी जानना आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि यह कूटनीतिक शब्दावली है। इसके मुताबिक प्रतिबंध शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब कोई देश किसी दूसरे देश के हमलावर
तेवरों को रोकने या अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के आरोप में उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। तो प्रतिबंधों का मकसद किसी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना होता है और यह प्रतिबंध इसी मकसद से लगाए जाते हैं। इसके तहत किसी देश के वित्तीय कारोबार, नागरिक, शीर्ष नेताओं को बाधा पहुंचाने जैसे कदम उठाए जाते हैं और इन देशों पर यात्रा संबंधी रोक लगाई जा सकती है। हथियारों की सप्लाई या खरीद फरोख्त रोकी जा सकती है। तो अभी तो यह तेल कंपनियां ही हैं और क्षेत्रों में भी रूस को समस्या का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे में रूसी अर्थव्यवस्था, चूंकि रूसी अर्थव्यवस्था का मेन आधार ही है यह ऊर्जा, तो इस ऊर्जा कंपनियों का रूस से जाना रूस की अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है। तो बिग ऑयल के रूस से बाहर निकलने का क्या असर होगा? तो यही मैंने बताया कि जैसे गजप्रॉम और रोसनेफ्ट जैसे प्रमुख उत्पादकों का वर्चस्व है, सरकार के ये स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, इवन कमाई को रूसी राजकोष में स्थानांतरित करती हैं और यह रूस की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में इस तरह से इन कंपनियों का सीधे सीधे ब्रिटिश पेट्रोलियम, सेल जैसी कंपनियों का बाहर जाना रूस की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा और इससे न केवल रूस ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता आएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा कीमतों पर अस्थिरता पैदा हो सकती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ समयों में पेट्रोल दामों में तेजी से वृद्धि और इसका सबसे ज्यादा अगर प्रभाव देखा जाए तो भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, विकासशील देशों पर। तो भारतीय कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो रूस के तेल कुओं में भारत की सरकारी तेल कंपनियों का भी कुछ मालिकाना हक है, जैसे हमारे देश की ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल कंपनी, बीपीसीएल जैसी भारतीय कंपनियां जो कि रूस में कार्यरत हैं। तो विश्लेषकों का यही कहना है कि भारत को भी इसका नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इन जैसी कंपनियों को दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर वोस्टोक प्रोजेक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय कंपनियों की अच्छी खासी भागीदारी है। जानकारों का यही कहना है कि रूबल में आई तेज गिरावट से भारतीय कंपनियों को डॉलर टर्म में डिविडेंड का नुकसान होगा। इससे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल, इन सब कंपनियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रूस के सबसे बड़े ऑयल फील्ड में से एक वैंकोर ऑयल फील्ड में इन कंपनियों की 49.9% हिस्सेदारी है और वैंकोर ऑयल फील्ड के इन्वेस्टर्स को तेल या गैस के बजाय डिविडेंड में ही रिटर्न मिलता है। तो इस तरह से भारतीय कंपनियों को समस्या आएगी। इसके साथ साथ भारत में भी इन तेल की कीमतें बढ़ेंगी और जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ेगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यह एक सप्ताह लगभग होने को है, यह युद्ध चल रहा है। ऐसे में खाद्य तेल, जो कि हम लोग सब्जियों में जो वेजिटेबल्स ऑयल, यहाँ सनफ्लावर जैसे सूरजमुखी का तेल पर हम आयात पर निर्भर रहते हैं रूस और यूक्रेन के, तो वह सब बंद हो जाएंगे। अब वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो 190 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो इसकी कीमतें और आसमान छुएंगी और ऐसे में भारतीयों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहां पर सिर्फ रूस ही नहीं, यूरोपियन कंपनियों को भी कह सकते हैं, चूंकि वहां से हट रही हैं तो उन्हें भी तो दिक्कतें आएंगी। तो गैस के लिए यूरोप की जो रूस पर निर्भरता है, उसके लिए यूरोप को भी त्वरित उपाय करने पड़ेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को भी शामिल करना होगा और इसके साथ साथ अब यहां पर देख सकते हैं कि 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल को पार कर गया था। तो आक्रमण के बाद प्राकृतिक गैस की कीमतों में 6.5% तक वृद्धि हो गई है और यूरोप, जो कि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा आयातक है और उसमें भी 41% किसका हिस्सा है? रूस का है। तब ऐसे में क्या यूरोप को समस्या नहीं आएगी? इसी तरह से अमेरिकन जो इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजें अमेरिका की कंपनियां वहां पे निवेश की हुई हैं रूस में, तो उनके लिए भी तो नुकसानदायक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उत्तरी सागर में गैस के क्षेत्र कम हैं, तो पूरी तरह से रूस पर ही निर्भर है। तो इन सब बातों पर रूस को के साथ साथ अन्य देशों को भी ध्यान देना होगा। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि रूस ठीक है, रूस पर यूरोप के बीच जो पारस्परिक निर्भरता को देखते हुए अगर पश्चिम रूस पर ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के तरीके उसको खोजना ही होगा। अगर रूस पर ये लोग कह सकते हैं बैन कर रहे हैं या वहां से कंपनियों को वापस बुला रहे हैं, चाहे वह यूनाइटेड किंगडम की हो, चाहे जर्मनी का नॉर्ड स्ट्रीम, सब पर बैन कर दिया जा रहा है धीरे धीरे। अमेरिकन कंपनियां बैन कर दे रही हैं, लेकिन क्या यह सोल्यूशन है? ऐसे में इन सभी देशों को एक मंच पर आकर के इस युद्ध को शांत कराएं, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पृष्ठ संख्या 8 पर, सामान्य अध्ययन के सेकंड यानी सामाजिक न्याय के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह बस्तर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया जा रहा है, यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों और न्याय एवं
त्वरित परीक्षण के लिए उनके लंबे इंतजार के बारे में इसमें दिया गया है। कुछ उदाहरण भी लिया है लेखक ने। तो यहां पर कोविड के समय सुनवाई को स्थगित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जेल की स्थिति और त्वरित परीक्षण संघर्ष क्षेत्रों में मायने रखते हैं। तो कोविड के दौरान यानी स्थानीय आदिवासियों की गिरफ्तारी तो नहीं रुकी, लेकिन कोविड के दौरान न्यायिक प्रक्रिया रुक गई, जिसकी वजह से वहां के लोगों के मानवाधिकारों का हनन हुआ। इवन लोगों को जेल में मिलने से भी रोका गया। लोगों की अच्छी मोबाइल सिग्नल स्ट्रेंथ पाने के लिए किलोमीटर तक चलना पड़ता था। इस तरह से लोगों के बारे में कह सकते हैं, परिवार के लोगों को जो जिनको अभियुक्त बनाया गया था, उनके बारे में खबर ही नहीं मिलती थी। तो वो जेल की पहुंच से बाहर हो रहे थे। इवन 7 जनवरी 2022 से 21 फरवरी 2022 तक जेल जाने की अनुमति भी नहीं है। और बस्तर जैसे जेल में कैदियों की कुल आबादी लगभग 3500 है, जिसमें अधिकांश क्या है, आदिवासी हैं। केवल एक छोटा सा अंश अपराधी है, बाकी क्या है, विचाराधीन है। लेकिन उनके मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। एनआईए अदालतें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि 2008 अधिनियम के तहत बनाया गया था, और यहां पर मात्र पहली जो स्थापना की गई अदालत की 2015 में की गई। दंतेवाड़ा में भी एक और खोला गया 2021 में। तो कोविड की पहली लहर के दौरान एनआईए अदालत सहित सभी अदालतों में काम ठप हो गया और सुनवाई कई महीनों तक स्थगित कर दी गई। इस तरह से लोगों में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से एनआईए अदालतों को विकेंद्रीकृत करने का निर्णय भी वहां के लोगों के पक्ष में नहीं गया, क्योंकि फाइलों को इधर से उधर करना, स्थानांतरित करने में भी वहां के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। तो बस्तर में आमतौर पर किसी एक एनआईए मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है, जबकि दोषी एक व्यक्ति पाया जाएगा, अन्य लोगों को बाद में छोड़ दिया जाता है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया की जो धीमी गति की वजह से इतने लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो क्या ऐसे में वहां के लोगों का कह सकते हैं आत्मविश्वास डगमगाएगा? तो इन मामलों में शायद ही कभी उन लोगों को यूएपीए का अगर मामला है तो उन्हें जमानत ही नहीं दी जाती। और इस तरह से विचाराधीन कैदी, असहाय परिवार, लालची वकीलों द्वारा किए गए, यानी वहां पर भ्रष्टाचार चरम पर है। वकील लोग जो है, बिचौलिए लोग, इवन वकील तक पहुंच भी नहीं पाते। और वह गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों की स्थिति आप तो जानते ही हैं कि क्या स्थिति होती है। तो इस तरह से वकील और झूठे वादों का वो शिकार हो जाते हैं, तो उनके मानवाधिकारों का हनन होता है। तो जेल सांख्यिकी जो भारत 2020 है, इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो जेल में रहने वालों की संख्या में 120% की मामूली रूप से घटकर 118% हुई है गिरावट। लेकिन 9 लाख से अधिक गिरफ्तारियां देखी गई हैं। तो ये आंकड़े हैं, फैक्चुअल है, इसे ध्यान रखेंगे कि जो पीएसआई कह सकते हैं, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स 2020 जो ऑफ इंडिया, इसमें 76% 2020 में, जो कि दिसंबर 2019 में मार्च 69%, यानी वृद्धि कितनी हुई, 76% की। तो अगर राज्यवार बात की जाए तो टोटल जो है 23% की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले वर्षों में 2 से 4% थी। तो यह भयावह आंकड़े अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड जैसे राज्यों से आते हैं, जहां पर 100% से अधिक, यानी 177, 174, 169। लेकिन वहीं केरल की बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, यह सब जो है 100% से कम है। तो ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा आवश्यक हो जाती है। तो यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने अदालतों को बंद करने से कुछ राहत देने का वादा किया। वर्तमान में 2019 में 60% से के विपरीत 69% जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं दी गई। हालांकि ये सुविधाएं पूरे देश में असमान वितरण था। जैसे तमिलनाडु, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, नागालैंड जैसे राज्यों में यह 50% से कम जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाएं थी। वहीं उत्तराखंड, जिसकी सभी जेलों में, तो यह बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, अंडर ट्रायल संख्या में वृद्धि जारी है। और इस तरह से कह सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इन लोगों को न्याय मिल सकता है। और मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता अगर जेलों में बात की जाए तो यह जो है कैदियों की जरूरतों को पूरा करने में वहां पर देरी होती है, भारी कमी है। गोवा जैसे सोचिए विकसित राज्यों में यह स्थिति 84.6% मेडिकल स्टाफ की कमी है। कर्नाटक, उत्तराखंड, इन सब में आप देख सकते हैं यह स्थिति है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है, जो कैदी लोग हैं। तो ऐसे में जेल सुधार के लिए सिफारिश की आवश्यकता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अमिताभ राय समिति की नियुक्ति की, जिसमें उन्होंने यही कहा कि भीड़ भाड़ की अवांछित घटना को दूर करने के लिए शीघ्र परीक्षण सबसे अच्छे तरीकों में से एक होगा। यानी त्वरित न्याय की आवश्यकता है और प्रत्येक 30 कैदियों के लिए कम से कम एक वकील होना चाहिए, जो कि वर्तमान में यह नहीं है। और 5 सालों से अधिक
अधिक समय से लंबित छोटे मोटे अपराधों से निपटने के लिए क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए। हालांकि इसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन अभी इन क्षेत्रों में उस मात्रा में नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से मामलों को स्थगन नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया, लेकिन इसका क्या हुआ कि जेलों का आकार बढ़ता गया। तो यहां पर कंट्रोल करने के लिए क्या है, मामलों को स्थगित नहीं किया जाए, छुट्टियों के आकार को भी कम किया जाए। दलील सौदेबाजी की अवधारणा, जिसमें आरोपी को कम सजा के लिए अपराध स्वीकार करता है, को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से इन सब चीजों पर ध्यान दें, तभी यह हो सकता है। यह तो एक उदाहरण था छत्तीसगढ़ का। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण लेख की ओर। यह पृष्ठ संख्या 8 पे ही है। इसको पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। तो आईपीसीसी रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी छठी रिपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा। यानी इससे पहले 5 रिपोर्ट, लास्ट में 2014 में यह रिपोर्ट आई थी। तो यह रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं कही जा रही है। तो ऐसे में इस चेतावनी पर भारत को ध्यान देना आवश्यक है और इस तरह से शमन के उपाय तेज करने होंगे। तो आईपीसीसी का यही कहना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस के ग्लोबल वार्मिंग के साथ अगले 2 दशकों में दुनिया को अपरिहार्य कई जलवायु खतरों का सामना करना है। इसका मतलब क्या है, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस पर मानक पर भी अगर पूरा विश्व काम कर रहा है, उसके बावजूद भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, जलवायु खतरों को तो हमें सहना ही पड़ेगा। और अधिकांश लक्ष्य देशों ने जो ग्लासगो में अपनी निर्धारित किए थे, जैसे हमारे देश ने कहा कि 2070 तक भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का 50% प्रयोग करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसको और पहले खिसकाना पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर और साथ साथ हमारे भारत को भी इस जलवायु परिवर्तन का दंश झेलना पड़ेगा। तो रिपोर्ट में विशेष रूप से दक्षिण एशिया में गीले बल्ब तापमान पर जोर देती है। तो गीले बल्ब तापमान का क्या आशय है? तो एक गीला बल्ब तापमान हवा के तापमान का सबसे कम माप होता है, जो वाष्पीकरण शीतलन से उत्पन्न होता है और इसे तापमान के रूप में माना जा सकता है। जब चलती हवा के संपर्क में आने वाली गीली त्वचा महसूस होती है, और यह आमतौर पर या तो एक साइकोमीटर या एक गीले कपड़े में लिपटे ग्लास बल्ब थर्मामीटर से मापा जाता है। चूंकि पानी कपड़े से वाष्पित होता है, यह थर्मामीटर पर मापा गया तापमान कम करता है। हालांकि वाष्पीकरण की दर सापेक्षिक आर्द्रता स्तर पर निर्भर करती है। तो यह याद रखेंगे, गीले बल्ब तापमान, तो यह एक अच्छा संकेत नहीं है। यदि उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो लखनऊ, पटना में 35 डिग्री सेल्सियस के गीले बल्ब तापमान तक पहुंचने की भविष्यवाणी की जा रही है। वहीं जो है चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, इन सब क्षेत्रों में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के जोखिम हैं। तो यानी भारत को यहां पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अगर सरकारें अपने मौजूदा उत्सर्जन कटौती वादों को पूरा करती हैं, तो भी इस सदी, अब सोचिए कि जो ग्लासगो में या पेरिस समझौते में या ग्लासगो सम्मेलन में जिन देशों ने वैश्विक ऊर्जा कटौती या उत्सर्जन पर कंट्रोल करने के लिए जो नियम कानून बनाए हैं, वह कह सकते हैं कि सब कुछ, वह उसके अलावा भी 44 से 76 सेंटीमीटर का समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। तब ऐसे में क्या होगा, भारत जैसे तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों के लिए यह समस्या बढ़ा सकता है। तो चूंकि भारत में कहा जा रहा है 2050 तक 3.5 करोड़ भारतीय वार्षिक तटीय बाढ़ का सामना कर सकते हैं। सोचिए, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद आईपीसीसी की चेतावनी को भारत को और अच्छे ढंग से देखना होगा। सोचिए, आईपीसीसी रिपोर्ट 2021 की कुछ बिंदु हैं, उनके आधार पर हम लोग देखते हैं। तो पृथ्वी की सतह का जो औसत तापमान अगले 20 वर्षों में, यानी पूर्व औद्योगिक स्तरों पर 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने पर भी कह सकते हैं, और उत्सर्जन में तीव्र कमी के बिना भी मध्य तक 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगा, रिपोर्ट यह कह रही है। अब सोचिए, तापमान अधिक होने से क्या होगा, ग्लेशिएशन होगा, बर्फ पिघलेगी, हिम रेखा जो टोपी है वह खत्म हो जाएगी। अब उससे क्या होगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो भारत जैसे देश के विभिन्न राज्य, करीब 9 राज्य तटों पर रहते हैं, उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हमें अभी भारत के संदर्भ में चूंकि बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो समस्याएं आएंगी ही। कार्बन डाइऑक्साइड, सोचिए, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, समुद्र स्तर में वृद्धि होगी, अत्यधिक गर्मी, वो भी एशिया में चरम गर्मी में वृद्धि होगी, यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ेगा। और इस तरह से क्या होगा, अत्यधिक वर्षा और सूखे में वृद्धि होगी। आप देख सकते हैं कि सूखा और वर्षा दोनों जैसे आपदाएं आती हैं।
तो इस तरह से जलवायु परिवर्तन ये आईपीसीसी है क्या? तो इसकी स्थापना यूनेप और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 1988 में की थी। यह ध्यान रखेंगे, यह जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और इसका आकलन जो है हर कुछ वर्षों में, जैसे पिछली बार 2014 में 5वीं रिपोर्ट आई थी और यह 2021 में जो आई है 6ठी रिपोर्ट आई है और पहली रिपोर्ट 1990 में इसे जारी किया गया था। यह ध्यान करे रखेंगे कि वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है, इवन रास्ता भी बताता है कि कैसे इस समस्या से निपटा जाए। और 5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट मैंने बताया है 2014 में, और आकलन रिपोर्ट को वैज्ञानिक के 3 कार्य समूहों द्वारा यह तैयार किया जाता है। तो पहला अभी आ गया है, दूसरा 2022 में आएगा। तो पहले में क्या है, जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार से यह संबंधित है और दूसरे में संभावित प्रभावों, कमजोरियों, अनुकूलन मुद्दों को यह देखता है और तीसरा है जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की जा सकने वाली कार्रवाइयों से संबंध। यानी अभी क्या है, ये चेतावनियां दे रहा है। देखिए 2022 से शुरू हो गया और तीसरे में क्या होगा, इससे निपटने के लिए की जा सकने वाली कार्रवाइयों से यह संबंधित है। तो कहने का यही मतलब है कि आईपीसीसी बहुत महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए उस पर रिपोर्ट तैयार करना, उसका आकलन करना, मूल्यांकन करना और विश्व के देशों को भी चेतावनी देना और उसे यह बताना कि इस तरह से कार्य करो तो हो सकता है कि इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि भारत को अपने अनुकूलन उपायों को तेज करना चाहिए और अपने कई कमजोर लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए, जिनके पास खोने के लिए सबसे अधिक है। यानी 3.5 करोड़ आबादी को, यानी तटीय क्षेत्रों पर जो है उनके लिए समस्या हो सकती है 2050 तक। तो भारत को त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 17 पे आया है, सामान्य अध्ययन के थर्ड यानी आंतरिक सुरक्षा से जोड़ सकते हैं। यहां पर कुकी विद्रोहियों यानी मणिपुर में कुकी विद्रोह का इतिहास यहां पर आप देख सकते हैं। इधर नागालैंड है, ये मणिपुर है, आसाम है, इधर म्यांमार से घिरा हुआ है, यह मिजोरम है, इसकी राजधानी ये देख सकते हैं ना इम्फाल है। तो यहां पर ये कुकी विद्रोही, तो ये कुकी कौन हैं? तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये चर्चा में क्यों आए। तो अभी मणिपुर विधानसभा के पहले चरण के चुनाव में मणिपुर के कुकी जनजातियों ने जो है, जो विद्रोही समूह है, उन्होंने यह घोषणा की है कि इस बार के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे पहले जो है हमारे देश के गृह मंत्री, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि अगर सरकार आती है उनकी पार्टी कुकी उग्रवाद की समस्या को समाप्त कर देगी। तो ये कुकी कौन है? तो कुकी एक जातीय समूह है जो कि पूर्वोत्तर राज्यों में, यह खासकर मणिपुर, मिजोरम, असम में रहने वाली कई जनजातियों में शामिल हैं। इवन आप देखें बर्मा को भी टच करता है, सिलहट जिले और बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाके में भी यह पाए जाते हैं। और यह पहाड़ियों में रहने वाली कुकी जनजातियां, यानी मणिपुर की वर्तमान में जो आबादी 28.5 लाख है, जिसमें से 30% ये कुकी हैं और इनका जो सबसे मुख्य गढ़ है वह है चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ यहां पर मानचित्र में देख सकते हैं, यहां पर देख रहे हैं ना, चूड़ा चांदपुर तो है ही, चंदेल में भी पाए जाते हैं, यहां पर भी पाए जाते हैं, सेनापति डिस्ट्रिक्ट में भी खूब पाए जाते हैं। इनका यहां पर है महत्वपूर्ण क्षेत्र। तो यह कह सकते हैं कि मणिपुर की बाकी आबादी में 2 अन्य जाति समूह हैं और इन्हीं की वजह से यहां यह विद्रोह कह सकते हैं उठता रहता है, विद्रोह के स्वर। तो यहां मैतेई या गैर आदिवासी, इसको कहते हैं, वैष्णव हिंदू हैं जो कि मणिपुर की घाटी क्षेत्र में रहते हैं और साथ साथ नगा प्रजाति के लोग। तो मणिपुर में जो 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 40 सीटों पर मैतेई का कब्जा और बाकी 20 पर। तो यह 20 समर्थन करने की बात कर रहे हैं किसको? भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में ये चर्चा में आ गए हैं। तो मणिपुर में कुकी विद्रोह का क्या कारण था? तो दोस्तों, जैसा कि भारतीय सेना के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से ही कुकी विद्रोही समूह 2005 से ही ऑपरेशन के निलंबन यानी SOO के अधीन है। तो क्या किया जाता है? इस SOO को बढ़ाते जाते हैं। 2008 में समूहों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ अपने कार्यों को अस्थायी रूप से निलंबित करने, राजनीतिक संवाद को एक मौका देने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता, यानी 2008 में UPA की सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे। तो इस तरह से त्रिपक्षीय समझौता कर यहां पर शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, जैसा कि 1949 में ही
यह जो है मणिपुर को, चूंकि पहले यह रियासत हुआ करता था, इसको जो है विलय किया गया और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हालांकि 60 के दशक से ही मांग शुरू हो गई थी और 1980 में तो इसे अशांत क्षेत्र ही घोषित कर दिया गया और आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जाता था या उनको गोली मार दी जाती थी। तो ऐसे में वहां पर वह पूरा क्षेत्र अशांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। तो कुकी उग्रवाद की जो जड़ें हैं जातीय पहचान के संघर्ष में निहित हैं, क्योंकि वह लोग कुकी लैंड बनाने के लिए म्यांमार, मणिपुर, असम, मिजोरम में जो बसे क्षेत्र हैं वहां पर वह कुकी लैंड स्थापित करना चाहते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कुकी और नागाओं के बीच भी अंतर सामुदायिक संघर्ष है। और दोस्तों 1990 में चूंकि कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO और इसी तरह से कुकी नेशनल आर्मी KNA का गठन किया गया और हमारे संविधान की 6वीं अनुसूची में क्या है, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद की तरह एक स्वतंत्र जिला कुकी लैंड प्रादेशिक परिषद की मांग की जा रही थी इन विद्रोही संगठनों के द्वारा। तो इस तरह से पहचान और जमीन हासिल करने को लेकर कुकी और नगा संघर्ष यह शुरू हुआ था। तो इस तरह आप कह सकते हैं। और आज यह कुकी कहां है, तो यही कह सकते हैं कि 2008 से लगभग हर साल सरकारों के द्वारा इस जो अनुबंध है इसको बढ़ाया जाता है और कुकी संगठन फिर से हथियार उठाकर सरकार का बहिष्कार करके समझौते का उल्लंघन करने की धमकी भी दी है। 2012 में समूहों ने अपने क्षेत्र के आसपास के राजमार्गों पर लगभग 8 महीने की लंबी नाकेबंदी की, जिससे सरकार को हर दिन 2 करोड़ का नुकसान हुआ। तो इस तरह से SOO समझौते को आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पिछले साल सितंबर में बढ़ाया गया था, जो कि 28 फरवरी को समाप्त हो रहा है। तो कुकी को लगता है कि सरकार नगा शांति वार्ता को प्राथमिकता दे रही है, जिससे कुकी आबादी वाले मणिपुर के कुछ हिस्सों सहित ग्रेटर नागालैंड के गठन की मांग की गई है। तो इस तरह से मुद्दा यही है कि राज्य की 50% से अधिक मैती आबादी हमेशा कुकी और नागा की आत्मनिर्णय की मांगों के खिलाफ रही है, क्योंकि उन्हें यह डर है कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर यह कर देगा। तो अब यही देखना है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे उग्रवाद को हल करने और कुकी राजनीतिक आकांक्षाओं को निपटाने की योजना बना रही है। तो इस तरह से देखना है कि आगे क्या होता है। तो अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। देश भर की जेलों की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए भारत की न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की लहर के दौरान NIA अदालत सहित सभी अदालतों में काम ठप हो गया था। तो यह छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण लेते हुए भूमिका में आपको बताते हुए मुख्य भाग में जाना है। तो देश भर की जेलों की स्थिति पर चर्चा करना है, साथ साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में NIA अदालत की स्थापना कब की, उन बातों को संक्षिप्त में बताते हुए जेल सांख्यिकी भारत जो कह सकते हैं PSI 2020 गणना उसको बताइए, राज्यवार परिदृश्य बताइए। इस तरह से करते हुए इसमें जेल सुधार के लिए क्या सिफारिश के बारे में जो चर्चा किया है और भारत की न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता क्या है, उन सब बिंदुओं को लिखते हुए अंत में निष्कर्ष पे जाना है कि कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल के उचित पालन के साथ न्यायिक प्रक्रिया में सुधार पर देते हुए अदालत के काम में न्यूनतम व्यवधान का आह्वान करना चाहिए। इस तरह से निष्कर्ष लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर उत्तर निकल कर आएगा। दूसरा है, कई साहसिक घोषणाओं के बावजूद भारत में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई अपेक्षित परिणाम देती नहीं दिख रही है। तो क्या आप सहमत हैं? विस्तार से चर्चा करें। तो यहां पर देखिए जो बिंदु हमने दिया है, इसके साथ साथ आप अपने विचार भी इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई पर कई घोषणाओं के बावजूद भारत को IPCC रिपोर्ट की चेतावनी पर भी ध्यान देना होगा। यानी आने वाले दिनों में भारत के लिए यह समस्या हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन की समस्या से भारत अछूता नहीं रहेगा। भारत की 3.5 करोड़ आबादी 2050 तक समुद्र के स्तर के बढ़ने से तटीय क्षेत्र पर रहने वाले लोगों को समस्या हो सकती है। इन सब बातों का जिक्र करते हुए अंत में निष्कर्षता आपको जाना है कि भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपने अनुकूल उपायों को तेज करना चाहिए और अपने कमजोर लोग यानी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।